नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम इस टाइम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा ऊर्जा बेसल, संतुलित आहार और भोजन के आवश्यक घटक। इसमें हमने लास्ट वीडियो में आपका खाद्य समूह, संतुलित आहार, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और उसे खाद्य स्रोत देख लिए थे। आज हमें जो टॉपिक देखना है वो है आपका फाइबर। ठीक है, फाइबर के कार्य और स्रोत, उसमें आगे फिर हम देखेंगे वसा और लिपिड्स, प्रोटीन के बाद हम देखेंगे कुछ विटामिन। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना कंप्लीट करेंगे। चलिए फाइबर स्टार्ट करते हैं। फाइबर देखिए क्या है। फाइबर आहार फाइबर को रैगे, ठीक है, यानी कि रफेज के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पौधों के अपचनीय भागों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह पौधे से प्राप्त भोजन का हिस्सा है जो मानव प्रणाली यानी कि ह्यूमन सिस्टम से हाइड्रोलिसिस या पाचन के लिए प्रतिरोधी है। इसमें अघुलनशील और घुलनशील फाइबर दोनों होते हैं। ठीक है, देखिए फाइबर क्या है। फाइबर एक फाइबर क्या किस रूप में भी जाना जाता है, इसको रफेज के रूप में, ठीक है, भी जाना जाता है, जो क्या है पौधों के अपचनीय भागों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, पौधे के वो भाग जो अपचनीय हैं। आगे देखिए, आगे इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको फाइबर के कार्य और उसके स्रोत बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए फाइबर कौन कौन से। फाइबर दो तरह के, एक अघुलनशील फाइबर, ठीक है, यानी कि जो घुलता नहीं है, और एक घुलनशील फाइबर जो कि घुल जाता है। ठीक है, पहला कौन सा, पहला है अघुलनशील और दूसरा है आपका घुलनशील फाइबर। अब देखिए अघुलनशील फाइबर में क्या है, जो आपका अघुलनशील फाइबर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपकी दो चीजें आएंगी। कौन, इसमें आएगा आपका सेल्यूलोज और आएगा हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन। ठीक है, अब देखिए ये जो है अघुलनशील जो फाइबर है ये पाया किसमें किसमें जाता है, इसके स्रोत क्या क्या है। तो इसके स्रोत है गेहूं का आटा, चोकर, जड़ सब्जियां, यानी कि वो सब्जियां जिसमें क्या होती है, रूट्स होती हैं, जिसमें रेशे होते हैं, जड़ें होती हैं, फलियां, चोकर, साबुत अनाज और जड़ सब्जियां, ये क्या है, ये इसके स्रोत है किसके, अघुलनशील फाइबर के। ठीक है, अब देखिए अघुलनशील फाइबर के कार्य क्या हैं। तो अघुलनशील फाइबर के कार्य हैं, ये कब्ज से बचाता है। ठीक है, यानी कि आपके पेट में जो कब्ज हो जाता है ना, उससे बचाता है। जब आपको कब्ज हो या पेट में समस्याएं रहती है तो डॉक्टर आपको मोटा अनाज खाने की सलाह देते हैं, या रेशेदार जो चीजें होती हैं उनको खाने की सलाह ज्यादा देते हैं। क्यों, क्योंकि इससे जो हमारा कब्ज है ये ठीक होता है। दूसरा क्या है, डायवर्टिकुलर बीमारी का खतरा कम करता है। ठीक है, इसके दो कार्य क्या है अघुलनशील फाइबर के। इसके देखिए, इसके दो अघुलनशील फाइबर के जो दो कार्य वो आपके क्या है, पहला ये आपको कब्ज से बचाता है और दूसरा डायवर्टिकुलर बीमारी का खतरा कम करता है। स्रोत क्या क्या है, स्रोत है आपके ये किसके, अघुलनशील फाइबर के। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका घुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर देखिए क्या क्या है, एक है पैक्टिन और दूसरा है गोंद। ठीक है, घुलनशील फाइबर में दो कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगा, पहला आएगा पैक्टिन और दूसरा आएगा गोंद। अब देखिए इसके स्रोत क्या क्या है, जो आपका घुलनशील फाइबर है इसके स्रोत क्या क्या है, सेब, अमरूद, गाजर, स्ट्रॉबेरी, दलिया, जौ और फलियां, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं घुलनशील फाइबर के स्रोत, यानी कि इन चीजों में कैसा फाइबर पाया जाता है, घुलनशील फाइबर पाया जाता है। देखिए आगे, और इसके कार्य क्या क्या है, जो घुलनशील फाइबर है इसके कार्य क्या क्या है, शरीर में क्या क्या कार्य करता है। तो पहला है वसा के अवशोषण को कम करने से वजन प्रबंधन में मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तीसरा है रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करता है। तीसरा है हृदय रोग के खतरे को कम करता है और चौथा है स्वस्थ आंत बैक्टीरिया को बनाए रख। देखिए हमारी जो आंत है ना, आंत में हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वस्थ बैक्टीरिया, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए जरूरी बैक्टीरिया है, उनको गुड बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया है, उनको क्या करते हैं, ये बनाए रखते हैं, जो हमारे खाने को पचाने के लिए जरूरी होते हैं, वो वाले बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके फाइबर के कार्य और स्रोत। ठीक है, ये अघुलनशील फाइबर थी, ये घुलनशील फाइबर थी, ये अघुलनशील फाइबर के स्रोत थे उसके कार्य थे, ये घुलनशील फाइबर के स्रोत और उसके कार्य थे। आगे देखिए, आगे कुछ आपको परीक्षा प्रयोगी तथ्य दिए गए हैं, देख लेते हैं। परीक्षा प्रयोगी आपके तथ्य क्या है, ये है आपका पहला है, इसमें ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह शरीर में उत्पन्न ऊष्मा होती है जिसका उपयोग देह ताप के अनुरक्षण और शरीर के नए घटकों के संश्लेषण करने संबंधी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को संपन्न करने में
किया जाता है। ये आपसे ऊर्जा की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। ये आपसे इस एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। बस याद रखिएगा कि ऊर्जा होती क्या है, कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्या है, ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है, जिसका उपयोग किस पे किया जाता है, देह ताप के अनुरक्षण और शरीर के नए घटकों के संश्लेषण और अनैच्छिक क्रियाओं को। यानी कि देखिए, सीधी सिंपल भाषा में समझिए कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है, जो भी जो अंग हैं, चाहे वो आंतरिक अंग हो चाहे बाहरी अंग हो, वो जो लगातार क्रियाएं करते रहते हैं, चाहे ऐच्छिक क्रिया हो जो हम अपने मन से करें, चाहे कुछ ऐसी क्रिया है जैसे दिल का धड़कना हो गया, रक्त का संचार हो गया, चाहे ऐसी अनैच्छिक क्रिया है, उनको करने के लिए हमारे शरीर को जो ताकत चाहिए होती है वो किससे मिलती है, वो हमें ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है। वही क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है, ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका आधारी चयापचय दर, ठीक है, क्या, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये है बिना किसी चेतन प्रयास के शरीर में कई प्रकार की प्रक्रियाएं उस समय भी होती हैं जब व्यक्ति पूर्णतः विश्रांति में होता है और कोई भी कार्य नहीं कर रहा होता है। इसका क्या मतलब, देखिए हमारा शरीर जो है ना, इसमें लगातार क्रियाएं चलती रहती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे हो, जब हम मान लीजिए सो रहे हैं, ठीक है, तो भी वो, जैसे भाई देखिए आपकी जो हार्ट बीट है ये लगातार चलती रहती है ना, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जग रहे हो, ठीक है। जो आपकी किडनियां हैं, ठीक है, अगर आप पानी पी के सोइए, ठीक है, ज्यादा पानी पी के, और जब आप उठते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको मतलब महसूस होता है कि आपको टॉयलेट जाने की जरूरत है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर के जो आंतरिक अंग हैं ये लगातार जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तब भी कार्य करते रहते हैं, ठीक है। जैसे जो धमनियां हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, ये सब लगातार काम करती रहती हैं, ठीक है। देखिए, इनमें ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं भी हैं जैसे दिल का धड़कना, रक्त परिसंचरण। इन प्रक्रियाओं को ही चयापचय या उपापचय प्रक्रिया कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जो हमारे शरीर की अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं इनको क्या कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं चयापचय या उपापचय प्रक्रियाएं। ये इन प्रक्रियाओं को करने में प्रयुक्त शक्ति को आधारी चयापचय दर कहते हैं। देखिए, यही जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं ना, जो हमारी मर्जी के बिना भी होती, इन्हीं को करने में, ठीक है, इन्हीं को करने में जो क्या खर्च होती है, शक्ति खर्च होती है, उसी को क्या कहते हैं, आधारी चयापचय दर कहते हैं। इन क्रियाओं को क्या कहते हैं, क्रियाओं को कहते हैं चयापचय या उपापचय प्रक्रियाएं। और इन प्रक्रियाओं को करने में जो शक्ति खर्च होती है उसको कहते हैं आधारी चयापचय दर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। आगे देखिए, जिसे संक्षिप्तीकृत रूप में BMR, ठीक है, बी फॉर क्या, बी फॉर बेसल, M फॉर मेटाबॉलिक, R फॉर रेट, ये क्या है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकांश लोगों में आधारी शक्ति की आवश्यकता कुल शक्ति की आवश्यकता के आधे भाग से ज्यादा होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, आगे है आपका ऊर्जा की इकाई, यानी कि अब देखिए, अब आपने ऊर्जा पढ़ लिया था, ठीक है, शरीर के लिए जो आवश्यक है, यहाँ पर आपकी बॉडी के सेंस में दे रहा है, ठीक है। अब ऊर्जा की आपसे यूनिट पूछी है, लेकिन जो ऊर्जा की यूनिट है, चाहे किसी भी वो सेंस से पूछे, ऊर्जा की जो यूनिट है वो तो एक ही रहेगी ना, ठीक है। देखिए, आहार का मान किलो कैलोरी के रूप में दर्शाया जाता है और 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी माना जाता है, ठीक है। 1 मीटर में किलो कैलोरी के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय किलो जूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा की जो इकाई यहाँ मानी जाती है ये क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी जूल, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है क्या कि इसको किसके सेंस में देखा जा रहा है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि आहार के सेंस में, यानी कि जो आपका भोजन है उसके सेंस में देखा जा रहा है। आपसे क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान, यानी कि आपके पास कितना पानी है, ये आपके पास कोई वो है, इसमें आपका 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है। इसको 1 डिग्री सेल्सियस ताप देने पर, ठीक है, इसका जो ताप है उसमें कितना ऐड करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ऐड करने के लिए जो वांछित ऊष्मा की मात्रा है, ठीक है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी वो क्या होगी, वो होगी 1 किलो कैलोरी, ठीक है।
मीटर प्रणाली में किलो कैलोरी के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय किलो जूल का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपसे ये कह रहा है जब मीटर एक मतलब कई सारी पद्धतियां होती है ना, MKS होती है, ठीक है, और आपकी होती है एक शायद अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, ठीक है, जो आपकी पद्धतियां हैं उनके हिसाब से होता है, ठीक है। ये तो जो मीटर प्रणाली है इसमें किलो कैलोरी के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, किलो जूल प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी यूनिट्स दी हुई हैं ये है 1 किलो कैलोरी बराबर, मतलब 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी का बराबर होता है 4.148 जूल, ठीक है। कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.148 जूल होता है। अब देखिए इधर जितना आप करते जाएंगे, ठीक है, इधर जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये चीज उधर भी उतनी होती जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल है और आपसे इतना कैलकुलेशन करके वो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये आपका फिजिक्स का एग्जाम नहीं है। आगे देखिए, आगे है वसा या लिपिड। यहाँ पर आपका फाइबर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आपके कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य थे वो कंप्लीट हो गए थे। आगे है वसा या लिपिड यानी कि फैट्स एंड लिपिड्स। देखिए इसमें है वसा। वसा हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में अनेक कार्य करता है। इन्हें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से युक्त जैविक यौगिक कहा जाता है। वसा क्या है, वसा हमारे शरीर का मुख्य घटक है और हमारे शरीर में अनेक कार्य करता है। वसा क्या है, देखिए ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वसा क्या है, जैविक यौगिक है। किसका किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। आगे देखिए, आगे है ये कार्बोहाइड्रेट से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का अनुपात बहुत कम होता है और कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि वसा में होती तो तीनों चीज़ें हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये बहुत कम होता है। किन दोनों के कंपेयर में, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और जो ऑक्सीजन है ये कम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वसा का संगठन। वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल से होता है। इन वसात्मक अम्लों को संतृप्त और असंतृप्त रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो आपका वसा होता है ना, वसा है, वसा को दो मतलब इसके जो वर्गीकरण है दो तरह से किया जाता है। एक में आता है संतृप्त वसा, ठीक है, और एक में आता है असंतृप्त वसा, ठीक है। एक होगा संतृप्त और एक होगा असंतृप्त। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए असंतृप्त वसा, ठीक है। जो असंतृप्त वसा है, वसा अम्ल कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। यानी कि जो असंतृप्त वसा होता है ये जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, इस पर क्या होते हैं, तरल होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सामान्यतः वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों का और पशु वसा में संतृप्त वसा अम्लों का आधिक्य होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब क्या बता रहा है, जो वनस्पति तेल है, ठीक है, जो तेल हम खाने में प्रयोग करते हैं उनमें क्या होता है, वो असंतृप्त वसा अम्लों से बने होते हैं। और जो आपका पशु वसा है इसमें क्या, इसमें संतृप्त आपका जो वसा अम्ल है इनका प्रयोग ज्यादा मात्रा में होता है। आगे देखिए, आगे है आपका प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक का संश्लिष्ट जैविक सम्मिश्रण होता है। यानी कि आपका प्रोटीन में क्या क्या मिला होता है, प्रोटीन किससे किससे सहयोग से बनता है, प्रोटीन बनता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और गंधक, ये सभी चीजें का क्या होता है, इन सभी चीजों का मिश्रण होता है प्रोटीन, ठीक है। देखिए कुछ प्रोटीनों में फास्फोरस, लौह, आयोडीन, ताम्र और अन्य अजैविक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है अतः ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से भिन्न होते हैं। देखिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से भिन्न क्यों है, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में और वसा में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन पाए जा रहे थे, लेकिन जो आपका प्रोटीन है इसमें नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न है। देखिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं ना, उनकी जब चेन बन जाती है, ठीक है, जो आपका एमिनो एसिड्स होते हैं जब उनकी चेन बन जाती है तो यही किसका निर्माण करती है, तो यही जो आपकी चेन है यही मिलकर प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ये एमिनो अम्ल की कई मतलब छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। आगे देखिए,
आगे आपका प्रोटीन के लिए अनुशंसित आहार भत्ता दिन का मतलब, यानी कि हर एज ग्रुप के हिसाब से, जेंडर के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन की जो जरूरत है हर किसी को कितनी होती है उसके हिसाब से आपको एक चार्ट दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला है आपका पुरुषों के लिए। पुरुषों में भी 3 कैटेगरी दी गई है। वो लोग जो क्या करते हैं, जो हल्के काम करते हैं, जो मध्यम काम करते हैं और जो भारी काम करते हैं, यानी कि जो कम शारीरिक मेहनत के काम करते हैं, फिर वो जो मध्यम शारीरिक मेहनत के काम करते हैं, और फिर वो जो क्या करते हैं, जो भारी शारीरिक मेहनत के काम करते हैं। ठीक है, तो पुरुषों की जो तीनों ही कैटेगरियां हैं, इनको कितनी प्रोटीन चाहिए, देखिए प्रतिदिन के हिसाब से है। ठीक है, कितनी मतलब 60। ठीक है, ये क्या है, ये है 60। ठीक है, आगे देखिए, आगे है स्त्रियां, इनको कितनी चाहिए। स्त्रियों में भी देखिए, स्त्रियों में क्या आता है, स्त्रियों में जो हल्का शारीरिक काम करती हैं, जो भारी शारीरिक काम करती हैं, जो मध्यम शारीरिक काम करती है और जो भारी शारीरिक काम करती है। फिर जो गर्भावस्था में है, जो स्तनपान करा रही हैं 0 से 6 माह के बच्चे को, और जो स्तनपान करा रही हैं 6 से 12 माह के बच्चे को। ठीक है, तो देखिए हाँ, ये देख लीजिए, ये ग्राम में है प्रोटीन। ठीक है, ये किस में है, ग्राम में, मतलब 60 ग्राम पर डे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, इसमें देखिए क्या है, जो ये तीनों ही, ठीक है, इन तीनों में क्या है, जो स्त्रियां, मतलब जो स्त्री है, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रही है, एक दिन में उसको 55 ग्राम, यानी कि एक दिन में कितना, 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। प्लस देखिए 55 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए, और अगर वो गर्भवती है तो उसको प्लस इतना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो गर्भवती अगर स्त्री है कोई, तो उसको कितना चाहिए, उसको अधिक प्रोटीन चाहिए होगा, तो नॉर्मल डेज में उसको इतना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो गर्भवती है तो उसको कितना चाहिए, 78 ग्राम पर डे चाहिए, यानी कि 78 ग्राम पर दिन चाहिए। ठीक है, हर दिन चाहिए। स्तनपान में देखिए, जो वो महिलाएं जो 0 से 6 माह के बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, उनको 74 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो माताएं जो 6 से 12 माह के बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, उनको क्या चाहिए, उनको 68 ग्राम पर डे चाहिए, क्या, प्रोटीन। आगे देखिए, आगे शिशुओं में जो 0 से 6 माह के बच्चे हैं, उनको कितना चाहिए, उनको 1.16 किलो kg पर डे चाहिए। ठीक है, कितना, इतना। और जो 6 से 12 माह के बच्चे हैं, उनको 1.69 कैलोरी या kg पर डे चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है वो बच्चे जो 1 से 3 साल के हैं। ठीक है, जो बच्चे 1 साल से मतलब अधिक हैं, 1 से 3 साल के बीच में हैं, उनको 16.7 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है वो बच्चे जो 4 से 6 साल के हैं। ठीक है, कौन, वो बच्चे 4 से 6 साल के हैं, उनको 20.1 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। वो बच्चे जो 7 से 9 वर्ष के हैं, उनको 29.5 यानी कि 29.5 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। इसके बाद है लड़के, वो लड़के जो 10 से 12 साल के हैं, उनको 39.9 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, यानी कि डेली। ठीक है, और जो 10 से 12 वर्ष की लड़कियां हैं, कौन, लड़कियां जो 10 से 12 वर्ष की हैं, उनको 40.4 ग्राम प्रोटीन हर दिन चाहिए, डेली बेसिस पे। इसके बाद देखिए, लड़के जो 13 से 15 वर्ष के हैं, लड़के जो 13 से 15 वर्ष के हैं, उनको 54.3 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, डेली चाहिए। ठीक है, वो लड़कियां जो 13 से 15 वर्ष की हैं, उनको 51.9 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। फिर इसके आगे लड़के जो 16 से 17 वर्ष के हैं, उनको 61.5 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, डेली चाहिए। ठीक है, और जो लड़कियां 16 से 17 वर्ष की हैं, उनको 55.5 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे जो 17 साल से ज़्यादा हो जाएंगे उनका क्या होगा, वो तो आ जाएंगे ना, फिर जो 17 साल से ज़्यादा 18 में आ जाएंगे, फिर वो पुरुष में आ जाएंगे, और जो लड़कियां 17 से ज़्यादा में 18 में आ जाएंगी, वो स्त्रियों में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी वर्गों का दिया हुआ है। आगे देखिए, और ये सब किसके अनुसार है, ये सारा जो आपका डेटा है ये दिया गया है ICMR 2010 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है खाद्य स्रोत। ये खाद्य स्रोत किसके हैं, प्रोटीन के खाद्य स्रोत। ठीक है, बीच में आपको चार्ट दे दिया गया था प्रोटीन का कि किसको कितनी चाहिए। आगे आपने प्रोटीन पढ़ा था ना, यहाँ पर अब ये प्रोटीन के खाद्य स्रोत हैं। देखिए,
प्रोटीन के आहार स्रोत दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो प्रोटीन है वो दो तरह के स्रोतों में मिलता है। पहला है आपका पशु स्रोत, ठीक है, प्रोटीन वो जो पशुओं द्वारा प्राप्त होता है, और एक प्रोटीन होता है जो वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। कौन कौन से पशु स्रोत होते हैं और वनस्पति स्रोत होते हैं, यानी कि एक प्रोटीन होता है जो पशुओं द्वारा प्राप्त होता है और एक प्रोटीन होता है जो वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है। जो देखिए पशु स्रोत है वो उसमें क्या क्या आता है, जैसे दूध है व दूध के अन्य उत्पाद जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, ठीक है, सॉरी मक्खन घी को छोड़कर, जबकि मक्खन और घी है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वसा पाया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो आपका मक्खन और घी है इसमें वसा पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए दूध और दूध के अन्य उत्पाद जैसे कि अंडा, मछली, मुर्गा, ठीक है, पनीर, इन सब चीजों में क्या पाया जाएगा, इन सब चीजों में प्रोटीन पाया जाएगा। और ये कौन से हैं, ये है पशु स्रोत है। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा स्रोत है पनीर का वो है वनस्पति स्रोत। इसमें क्या है, इसमें जैसे दालें जैसे कि सोयाबीन, चना, अरहर, मूंग, उड़द, अन्न, ठीक है, अन्न यानी कि अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, और मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट जैसे कि मूंगफली, बादाम, काजू आदि, और सब्जियां और फलों से भी कम मात्रा में प्रोटीन मिलती है। देखिए प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स है आपको बहुत छोटे से पता होगा कि सोयाबीन होता है, ठीक है, और दालें होती हैं। ये क्या है, ये प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन पाया जाता है वो इन सभी चीजों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपके प्रोटीन के स्रोत। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आपका विटामिन, ठीक है। अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए आपने क्या पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, फाइबर पढ़ लिया है, वसा पढ़ लिया है, और प्रोटीन पढ़ लिया है। अब किसका नंबर है, अब है विटामिन। देखिए विटामिन क्या होती है, देखिए विटामिन अनेक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होते हैं और हमारे शरीर को इनकी बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। देखिए विटामिन की हमें जरूरत बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन की जरूरत है, अगर सिर्फ यही हो तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। विटामिन की हमारे शरीर को बहुत लिमिटेड मात्रा में जरूरत होती है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है, आपको विटामिन दे दें, क्योंकि देखिए विटामिन लोग बहुत करते हैं, ठीक है। विटामिन बहुत ऐसा चर्चित नाम है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि बिना विटामिन के भी काम चलता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ विटामिन से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो जो विटामिन है ये हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, किंतु ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखिए जैसे क्या है कि कोई काम कंप्लीट होना है, ठीक है, तो ये इंसान वो काम कर नहीं रहा है, लेकिन ये इंसान किसी अन्य व्यक्ति को ये काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे ये व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाए और ये काम कर दे। तो जो प्रोत्साहन का काम है ना, जो किसी को उत्प्रेरित करने का कार्य है, वो काम विटामिन करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। किसी मंद पड़ी क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, ठीक है। देखिए चूंकि ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं तैयार किए जा सकते, अतः इनकी पूर्ति आहार के माध्यम से करनी होती है। देखो जो विटामिन है ना, ये हमारे शरीर में स्वतः नहीं बनते हैं, ठीक है, बनते हैं जो थोड़े बहुत, वो इतने पर्याप्त नहीं होते हैं जिससे हमारे शरीर का मतलब जो विकास है, पोषण है, ये अच्छी तरह से हो पाए। इसलिए क्या है, जो विटामिन है हमको ये मतलब हमें अपने खाने के साथ में लेना पड़ता है। अब देखिए विटामिन है, विटामिन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक वसा में घुलनशील और ये जल में घुलनशील। जो लोग भी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनमें से शायद कोई भी ऐसा होगा जिसको अब तक ये याद नहीं हो गया होगा। आपको कम से कम 10-12 बार बताया जा चुका है क्या कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं, वो है ADE, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं, वो है विटामिन बी। विटामिन बी में जितने भी विटामिन आते हैं, ठीक है, और विटामिन सी, ठीक है। आप सभी को अब तक ये याद हो चुका होगा क्या कि ADE कौन से हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और सी ये कौन से हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो ये आपको अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। बस ये याद रखिएगा, जो विटामिनों का वर्गीकरण है, दो वर्ग जो बनते हैं वो किस आधार पर बनते हैं, एक वसा में घुलनशील होने के आधार पर और एक जल में घुलनशील होने के आधार पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे आते हैं, आगे आपका विटामिन ए। देखिए विटामिन ए में क्या है सभी प्रकार के विटामिन ए का मुख्य स्रोत कैरोटीन है,
ठीक है, क्या है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कैरोटीन है, ठीक है, जो पौधों में संश्लेषित होता है। पशु और मनुष्य दोनों ही अपने भोजन से कुछ ना कुछ विटामिन ए प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, विटामिन ए की। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का मूल स्रोत क्या है, कैरोटीन है, यानी कि जिन भी चीज़ों में कैरोटीन होता है, जिन भी खाद्य सामग्री में, उससे हमें विटामिन ए मिलता है। अब देखिए खाद्य स्रोत देखिए क्या क्या है विटामिन ए के। तो विटामिन ए के जो खाद्य स्रोत हैं, ये पहला है हरी पत्ते वाली सब्जियां, दूसरा है पीले रंग की सब्जियां, और तीसरा है आपका पीले रंग का फल। अब देखिए हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या क्या आएगा, पालक, शलजम की पत्तियां, चुकंदर की पत्तियां, धनिया, करी पत्ता आदि, ये सारे क्या है, ये सारे आपके विटामिन ए के स्रोत हैं। इसके बाद जो आपका पीले रंग की सब्जियां हैं, ठीक है, जैसे गाजर, शकरकंद, सीताफल, ठीक है, इसके बाद पीले रंग का फल जैसे कि पपीता, आम, खुमानी, आड़ू, ये सारे क्या है, ये है आपके विटामिन ए के स्रोत। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका विटामिन डी। कौन सा है, विटामिन डी, ठीक है। देखिए विटामिन डी से हमारी आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होता है, यानी कि जो हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो कैल्शियम और फास्फोरस का जो अवशोषण है, जो उनको सोख पाती हैं, वो विटामिन डी की मदद से सोख पाती हैं। ठीक है, इससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। संभवतः यह विटामिन हमारी आंतों की झिल्ली को प्रभावित करती है, जिससे कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण अधिक होता है। हमारी हड्डियों व दांतों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन, जो हड्डियों व दांतों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आगे है विटामिन डी क्षारीय फास्फोरस के एंजाइम को नियंत्रित करता है, जिससे हमारे शरीर में फास्फेट निस्सरण नियंत्रित होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है खाद्य स्रोत। अब देखिए विटामिन डी के खाद्य स्रोत क्या क्या है, यानी कि किन किन चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलती है। देखिए पहला है विटामिन डी प्रायः पशुजन्य खाद्य पदार्थों से मिलता है। यह सबसे अधिक मछली के तेल में मिलता है। सबसे अधिक विटामिन डी किसमें मिलता है, मछली के तेल में। यह कलेजी, अंडे तथा मक्खन में भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह थोड़े बहुत ताजे दूध से बने पदार्थों में भी मिलता है। आगे देखिए, आगे है विटामिन डी का अन्य प्रमुख स्रोत सूर्य की रोशनी है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि सनलाइट से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। सनलाइट हमें क्या देती है, विटामिन डी देती है। ठीक है, देखिए सूरज की रोशनी की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का अग्रगामी स्वरूप जो हमारी त्वचा में पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है, वो सक्रिय होता है। देखिए हमारी जो स्किन है ना, इसमें जो विटामिन डी है ये ऑलरेडी होता है, लेकिन ये क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। जब हमारे शरीर पर क्या पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो जो हमारी त्वचा का विटामिन डी है ये क्या हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और क्या करता है, फिर ये अपना काम करता है। ठीक है, और हमारे शरीर में कौन सा होता है, देखिए हमारे शरीर में मतलब क्या है, उसका नाम है उसका 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो मतलब ये क्या है, देखिए लिखा हुआ है सूरज की रोशनी की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का अग्रगामी स्वरूप। ठीक है, विटामिन डी का वो स्वरूप जो हमारी त्वचा में पहले से ही मौजूद होता है। विटामिन डी का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का कौन सा स्वरूप हमारी त्वचा में पहले से मौजूद होता है, तो उसका नाम है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये याद रखिएगा या नोट कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, विटामिन ई है। विटामिन ई देखिए, विटामिन ई कुछ विशेष रासायनिक तत्वों में होता है जिन्हें टोकोफेरॉल्स कहते हैं। ठीक है, आपका जो विटामिन ई है कुछ विशेष रासायनिक तत्वों में ही होता है जिनको टोकोफेरॉल्स कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोकोफेरॉल्स किस विटामिन से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका विटामिन ई से। आगे देखिए, इसके कार्य देख लीजिए विटामिन ई के क्या क्या हैं। देखिए विटामिन ई का मुख्य कार्य एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना है। यह ऑक्सीजन को स्वीकार करके आंत में विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, ये ऑक्सीजन को स्वीकार करके आंत में विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है, जिससे विटामिन ए नष्ट होने से बच जाता है। ठीक है,
आपकी किसी यूपीट्रिपलएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था क्या कि कौन सा विटामिन है जो विटामिन ए को मतलब विटामिन ए के बचाव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये है आपका विटामिन ई। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई नहीं होगा तो जो विटामिन ए है ना ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है विटामिन ई, सॉरी इसका सेकंड कार्य है विटामिन ई अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं के सृजन में सहायक होता है। देखिए जो हमारा जो बोन मैरो होता है ना, अस्थि मज्जा होता है, इसमें जो आपकी आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके मतलब उनकी जो फॉर्मेशन होता है, उनका जो सृजन होता है उसमें सहायक होता है क्या, विटामिन ई। अब देखिए ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको पढ़ने हैं क्या, विटामिन ई के स्रोत। भाई ठीक है, इतना पढ़ा है ना, अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि विटामिन ई होता किसमें किसमें। तो देखिए विटामिन ई चोकर यानी कि वीट जर्म, जो आप आटा मतलब गेहूं पिसवाते हैं ना, तो गेहूं का जब आटा बन जाता है, आटे को छानने पर महीन आटा छन्नी से नीचे आ जाता है और जो छन्नी में बचता है मोटा सा थोड़ा आटा, वही क्या होता है, चोकर होता है। ठीक है, चोकर के तेल में, बिनौले के तेल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गहरे रंग की पत्तियों, गिरीदार फलों, फलियों और दालों में भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हालांकि पशुजन्य खाद्य पदार्थों में विटामिन ई कम मात्रा में मिलता है, लेकिन कलेजी, जिगर, दूध, अंडे में यह काफी मात्रा में मिलता है। बच्चों को अपनी माँ के दूध में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन गाय के दूध में यह कम मात्रा में होता है। देखिए याद रखिएगा, जो माँ का दूध है, ठीक है, उसमें विटामिन ई जो बच्चा है उसको मतलब अच्छी खासी मात्रा में होता है माँ के दूध में, लेकिन जो गाय का दूध है इसमें जो विटामिन डी है ये बहुत अल्प मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। विटामिन नेक्स्ट है आपका विटामिन के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए ये चैप्टर है ना आपका थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो जहां जहां आपको लगे कि आप चीजें भूल सकते हैं वहां के नोट्स जरूर बनाते जाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपको एक ही बार में वीडियो को आप चाहते हैं कि याद हो जाए, तो एक बार पहले क्या देखिए, एक बार वीडियो को आराम से देख लीजिए, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में। उसके बाद वीडियो की एक बार स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, 1.5 में देख लीजिए, 1.75x में देख लीजिए। तो आप क्या होगा, एक बार आप तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत अगर उसका रिविजन कर लेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।